जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 का सिलेबस है आप पूरी तरह से पढ़ रखे होंगे। अभी के जो लास्ट 30 डेज हैं, आपको पता है 28 और 4 फरवरी को, 28 जनवरी और 4 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। तो अभी लास्ट के 30 डेज क्या करने चाहिए? तो सबसे पहले आप जानिए, अभी 2 एग्जाम हुए, नगर पालिका सेवा परीक्षा और एक औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का। तो आप वहां पे अगर पत्रों को देखे होंगे, प्रश्न को देखे होंगे, तो ज्यादातर जो प्रश्न थे रिपीटेड थे, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे। इसलिए स्टडी फॉर गोल्स पे आज से मैं डेली खोटा PYQ, मतलब खोटा के आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेएसएससी के एग्जाम में, उन प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। और ऐसा नहीं कि क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां पे क्या बेनिफिट है कि आप एक तो प्रैक्टिस के रूप में इसे देख सकते हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले आप आंसर कर लीजिएगा। दूसरा कि जो प्रश्न मैं पूछूंगा उससे को रिलेट करके खोटा के जो और भी चीजें हैं और भी कंटेंट है उन्हें भी बताने का कोशिश करूंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावे फ्रेंड्स, यह तो खोटा PYQ जहां पे हम लोग 2500 प्लस MCQs बैक टू बैक देखेंगे एग्जाम होने से पहले तक, और एक क्लास 1 है। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन मॉर्निंग में PYQ का और इवनिंग में आपको खोटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिले, जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड में केवल वही होंगे जो संभावित प्रश्न, मतलब जो बने हैं प्रीवियस ईयर को छोड़ के, जो संभावित प्रश्न है उन्हें हम लोग करेंगे। और अर्ली मॉर्निंग क्या देखेंगे, तो हम लोग PYQ के प्रश्नों को देखेंगे और उनसे रिलेटेड को रिलेट करके अन्य सिलेबस की अन्य चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। स्टडी फॉर गोल्स पे फ्रेंड्स एवरी संडे फुल लेंथ टेस्ट होता है, और आपको इस संडे को भी पेपर 2 और पेपर 3 का भी टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपना ग्लोबल रैंक देखने के लिए संडे वाले टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा डेली भी सेक्शनल टेस्ट डेली स्टडी फॉर गोल्स पे अपडेट किए जा रहे हैं। तो इन टेस्ट से जुड़ने के लिए, ये फ्री टेस्ट है, इन टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और इन टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को जान सकते हैं। टेस्ट देने का सिंपल तरीका क्या है, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, पहले स्क्रीन पे जब खोलिएगा तो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिख जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑनगोइंग टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट और अटेम्प्टेड टेस्ट दिखेगा। तो अगर समय से पहले टेस्ट यहाँ पे लगा दिया जाता है तो आपको ऑनगोइंग में दिखेगा, और जब समय हो जाएगा, जैसे में 3 से लेके 11:59 के बीच में टेस्ट का टाइमिंग है, तो उस दौरान आपको टेस्ट कहाँ दिखेगा, ऑनगोइंग में। जब आप टेस्ट दे लीजिएगा तो आप जाके अटेम्प्टेड में जाके अपना टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं कि आपका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, ये एनालिसिस वहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस दिख जाएगा। तो चलिए फाइनली आते हैं हम लोग खोटा के प्रश्नों पे और देखते हैं इस वीडियो का, मतलब इस लेक्चर का पहला प्रश्न। कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ, देखिए लिखा हुआ है डोंगल महुआ। पथिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टोकरी ना, टोकरी। और डोंगल का मतलब क्या होता है, चुनना, चुनना। और यह एक पथिया डोंगल महुआ आपको कविता संग्रह है संतोष कुमार महतो का, यह आपको पढ़ना है सिलेबस में। तो प्रश्न पूछ रहा है कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ के, गौर से प्रश्न पढ़िए। कई बार क्या होता है सीधे पढ़ेंगे एक पथिया डोंगल महुआ के, ये 10वां ध्यान ही नहीं देंगे, सीधे रचनाकार पढ़ के आंसर कर देंगे संतोष महतो। तो ये गलती नहीं करना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है। कविता संग्रह एक पथिया डोंगल महुआ के 10वां, देखिए पूछा है 10वां कविता के रचनाकार के हत, पूछ रहा है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब है, उसमें आपको सिलेबस में 10 क्या पढ़ने हैं, कविताएं पढ़ने हैं। उसमें पूछ रहा है 10वां कविता का लेखक कौन है। तो लेखक बताने से पहले, यानी कवि बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 10वां कविता कौन है। तो 10वां कविता है फ्रेंड्स ढेसा ढेसी, ढेसा ढेसी छोड़। यह है एक पथिया डोंगल महुआ का 10वां कविता, और पूछा है इसके रचनाकार कौन है। ढेसा ढेसी मतलब क्या होता है, वो रेसा ऋषि नहीं बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब एक दूसरे का मतलब रेसाह करना, मतलब जबरदस्ती कि वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे, मतलब। नहीं तो ढेसा ढेसी छोड़, दूसरे पे फेंकना भी, कि दूसरे पे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे तुम करो, इस तरह से काम नहीं होता। 4-5 दोस्त रहें और सब अगर मतलब कोढ़िया लोग का ग्रुप हो तो कोई काम नहीं करता, दूसरे कहता नहीं तुम कर लो, नहीं हम तुम कर लो, रेसाहा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ढेसा ढेसी छोड़ है। और इस कविता के लेखक कौन है, अगर आप पढ़े हैं तो इस कविता के लेखक कहने से अच्छा है कवि, इस कविता के कवि कौन है, तो पारसनाथ महतो, ठीक है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किए होंगे, पर आप इसे जान लीजिए कि 10वां कविता कौन है। एक प्रश्न यहाँ से और क्या बन सकता है, अगर मान लीजिए जो एग्जामिनर है क्वेश्चन सेट करने वाला है वह इसको आधार मान के क्वेश्चन सेट करेगा, तो यह पूछ सकता है कि एक पथिया डोंगल महुआ का पहला कविता कौन है। तो एक पथिया डोंगल महुआ का पहला कविता कौन है, पहला कविता है फ्रेंड्स तब हमनी सब, हमनी सब, हमनी सब एक, यह पहला कविता है और मैं इसे पढ़ाया हूं।
और 25,000 प्लस बच्चों ने इसे देखा है। तो हमने सब एक के लिए रचवैया कौन है, यह पूछेगा कि एक पथिया डोंगल महुआ के पहला कविता के रचवैया कौन है, तो आपको उसका आंसर क्या करना पड़ेगा, श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, चलिए, तो इतना एक्स्ट्रा चीज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा इनसे जुड़े हुए चीजों को भी देखने का प्रयास करेंगे। अब इस क्वेश्चन से जुड़ा कुछ चीज मेरे हैंड रिटन नोट्स में था, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं। एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है फ्रेंड्स, उसके रचवैया कौन है, सबसे पहले पुस्तक के बारे में जान लीजिए। एक पथिया डोंगल महुआ जो है उसके डोंगवैया कौन है, डोंगवैया का मतलब होता है फ्रेंड्स संकलन करता, तो कौन है, संतोष कुमार महतो। और यह प्रश्न पंचायत सचिव 2018 में पूछा है। दूसरा फ्रेंड्स, प्रकाशक भी आपसे प्रश्न, अक्सर प्रकाशक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके प्रकाशक कौन है, तो रामधन प्रकाशन है। कहां पे, गांगजोरी बोकारो से इस पुस्तक के प्रकाशित हुआ है, इस प्रकाशन से। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ फ्रेंड्स, तो 1990 ईस्वी में, यह भी पंचायत सचिव में पूछा है। और द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 2005 ईस्वी में। अब मुद्रक से प्रश्न नहीं पूछता है, जिसे ध्यान में नहीं भी रखेगा चलेगा। अब एक पथिया डोंगल महुआ में जो डोंगवैया हैं उनके बारे में जान लीजिए। डोंगवैया कौन है, तो संतोष कुमार महतो हैं, जिन्हें शांतु उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 2 सितंबर 1930 में। देखिए इनका जन्म से प्रश्न और माता पिता के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। इनकी माता का नाम था छुटुमनी देवी, पिता का नाम था तालो महतो, और जन्म स्थान कहाँ पे फ्रेंड्स, तो गांगजोरी बोकारो झारखंड में। इनकी शिक्षा तो एमए ज्योग्राफी भूगोल में 1957 ईस्वी में, और डीएलएड इन्होंने किया था कब ईस्वी, तो एक सेकेंड, 1958 में। डीएलएड क्या होता है फ्रेंड्स, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यह ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, श्रीनिवास पानूरी जी हेठे कौन समिति बनवल हला। तो ये प्रश्न आप देख के समझ रहे होंगे कहां से पूछा गया। ये सारे प्रश्न मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ आज के वीडियो में, जो प्रश्न है वो मोस्टली जो प्रश्न है वो नगर पालिका सेवा परीक्षा के हैं, और ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी एग्जाम हुआ वहां के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। एक एक करके मैं सारे एक भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। एग्जाम से पहले मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं 30 से 40 प्रश्न आपको वही रिपीटेड देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। तो प्रश्न है दूसरा, श्रीनिवास पानूरी जी हेठे कौन समिति बनवल हला। तो आपके पास ऑप्शन है बाल्डी खोटा समिति, खोटा साहित्य समिति, बोकारो खोटा समिति, और तीसरा है लास्ट में खोटा विकास समिति। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पर इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी खोटा विकास समिति। ठीक है, तो यह प्रश्न याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि यह रिपीट नहीं हो सकता है, यह दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जो है वो खोटा के क्या कहें, स्तंभ, खोटा का भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड प्रश्न तो जेएसएससी पूछेगा ही पूछेगा, हो ही नहीं सकता है, कोई पेपर बन ही नहीं सकता है श्रीनिवास पानूरी का क्वेश्चन के बिना। ठीक है, अब देखिए, अब हो सकता है कि यह जो खोटा के विकास में जो समितियां बनी उनसे, वो अभी जिसका हम लोग ने डिस्कस किया खोटा विकास समिति का, तो हो सकता है वहां से प्रश्न ना पूछ के अगला बार जो किसी और समिति, किसी और कमेटी के बारे में प्रश्न पूछ ले। इसलिए मैं खोटा विकास से जुड़े जो प्रमुख संस्थान है और उस संस्थान के संस्थापक, प्रमुख संस्थापक कौन रहे, वह मैं शामिल कर दिया। आप इसे एक एक करके फटाफट देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो पहला है फ्रेंड्स खोटा विकास समिति, कहां, तो बरवा अड्डा धनबाद। बरवा अड्डा श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म स्थान है। ठीक है, तो इसके रचवैया या यहाँ इस विकास समिति के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, प्रमुख संस्थापक कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी। जनरली कोई भी संस्थान अकेले नहीं बन जाता है, उसमें एक ही लोग नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी एक होता है मुख्य होते हैं जिनका रोल ज्यादा होता है, तो हम उन्हीं का केवल नाम लिख रहे हैं। तो आपको पता हो गया खोटा विकास समिति बरवाडा धनबाद जो संस्थान है उसके संस्थापक कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी। दूसरा है फ्रेंड्स खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं अगला बार यही पूछा जाए। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं वह कौन है फ्रेंड्स, ए.के. झा हैं और बी.एन. ओदार हैं। ठीक है, चलिए, 2 क्लियर हो गया। तीसरा है बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो स्टील सिटी, इसके संपादक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो शिवनाथ परमानी। ठीक है, चलिए, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, तो इसके संस्थापक कौन है, तो ए.के. झा और शिवनाथ परमानी। ठीक है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, इसके कौन है, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार और दिनेश दिनमणि इस संस्थान के संस्थापक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और संस्थान और उनके संस्थापक के नाम। छठा में मैं शामिल किया हूं वह है बालीडी खोटा कमेटी। बालीडी कहां पे फ्रेंड्स, बोकारो में। तो इस संस्थान के संस्थापक कौन है, तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ठीक है, आकाश खूंटी इनका उपनाम है, तो उपनाम से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए।
जनरली इस वीडियो में हम लोग 25-30 प्रश्न ही देखेंगे, लेकिन अल्टीमेट जब आप लास्ट में इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको 100+ क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया छठा। सातवां, एक सेकेंड, सातवां है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। इसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर BN ओहदार। और अगला है खोटा विकास परिषद, खोटा विकास परिषद और मांझी। इसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर पारसनाथ महतो। अगला है जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच बोकारो। इसके संस्थापक कौन है? तो विनोद रसलीन। ठीक है, और 10वां है धारा संस्थान जैना मोड़ बोकारो। इसके संस्थापक कौन है? तो जीवन जगन्नाथ। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। बाकी ये जो PDF है वह मैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे वीडियो के इवनिंग तक या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक मैं अपडेट कर देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप सेव करके रख सकते हैं। एग्जाम के नजदीक जाके भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। ध्यान रखिए, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा और कब मिलल रहे या है? तो आपके पास ऑप्शन है शिवनाथ प्रमाणिक 1980, महेश गोलवार 1988-89, गिरिधारी गोस्वामी 1964 और शांति भारत 1970। जब मैं प्रीवियस ईयर से प्रश्न देख रहा था तो यहाँ इसमें केवल 1989 ही मेंशन था, लेकिन जब मैं थोड़ा सा देखा तो पता चला कि ये जो श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान का शुरुआत है, उसका शुरुआत ही 1989 में दिया गया था। तो फिर एक साल पहले कैसे मिल गया? तो इसलिए इसे मैं कई बार क्या होता है कि एक संस्थान के निर्माण में या फिर किसी सम्मान के निर्माण में समय लगता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 1989 में कर दिया। बाकी कई बार क्या है कि आप अगर किसी चीज़ को जानते हैं, मान लीजिए तिथि पत्रिका का प्रकाशन 1977 में शुरू हुआ और आप अगर ऑप्शन में 77 नहीं दिख रहा है, 78 दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप नियरेस्ट ऑप्शन है उसे टिक करना उचित रहेगा। बाकी बाद में जब ये JSSC देता है ऑप्शन ऑब्जेक्शन करने का, तो उस समय वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट आपका क्या समझदारी कि नियरेस्ट जो है उसे टिक करना सही रहेगा जब आपका एग्जैक्ट वाला ऑप्शन नहीं दिखे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महेश गुलवार को सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से कब 1988 और 1988 और 9 इस दौरान इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान साहित्य सम्मान से जुड़े यहां से भी फैक्ट जान लीजिए क्या क्या यहां से। तो यह जो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान का प्रारंभ कब हुआ था? 1988 से 1989 के दौरान। लेकिन अगर आपको सिंगल दिखे तो वहां पे आपको 1989 टिक करना है। ठीक है, जनरली एक एक ईयर का तो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रतिबद्ध संस्थान मतलब किस संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा यह श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान दिया जाता है। प्रथम लेखक जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया तो महेश गोलवार 1989 में। ठीक है, यह ध्यान में रखिए। और चितरंजन महतो चित्रा वर्ष दो, ये देखिए अब नियरेस्ट में यह हाल फिलहाल में किन्हें यह सम्मान मिला है यह मैं यहाँ पे शामिल कर दिया हूँ। चितरंजन महतो चित्रा को 2021 में और बंसीलाल बंसी को वर्ष 2022 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अगर थोड़ा करंट अफेयर टाइप का प्रश्न पूछना चाहे JSSC तो यहाँ से पूछ सकता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड चौथा, लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा। चिया गोटा क्या होता है? तो इमली का बीज, इमली का दाना। ठीक है, तो उस पूछ रहा है खोटा लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा, सांप से मदद नाय मिलल बादे कौआ के कठिन जाहे। मतलब सांप के पास गया था कौआ मदद मांगने। थोड़ा सा मतलब इसमें खूब डीपली कंसेप्ट नहीं देखेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस सेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, लेकिन फिर भी शॉर्ट में चीज़ों को मैं बता दूं ताकि आपको संदर्भ या फिर आपने लोक कथा वगैरह पढ़ा है तो आपको चीज़ें मतलब याद आ जाए, ध्यान में आ जाए। तो पूछ रहा है कि सांप से मिलने गया, मदद मांगने गया कौआ, तो सांप मदद नहीं किया, तो उसके बाद वह कहाँ गया? केकर ठिन जाहे। तो आपके पास ऑप्शन है आग पास, डांग पास, राजा पास और हाथी पास। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा क्या है कि जिससे मदद मांग रहा था वो मदद नहीं कर रहा था, तो उसका जो काट है मतलब उससे जो बड़ा पावरफुल है उसके पास वह जा रहा था पूरा लोक कथा में। तो अगर ये क्या कहते हैं कि अगर सांप नहीं माना उसका बात तो किसके पास जाएगा? आग के पास। अगर गौर से भी देखिएगा तो सांप को किससे मारा जा सकता है? डांग से मारा जा सकता है। लेकिन खैर इतना सेंस लगाने की जरूरत नहीं, छोटा छोटे लोक कथा है भाई, पढ़ लेना ही उचित है और एग्जैक्ट जानना है किसके पास जाता है वो क्रम में, डांग के पास जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? और थोड़ा सा यहाँ क्रम गड़बड़ाया है, ए के बाद सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसे कर लीजिए सी। ठीक है, डांग के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा नाटक चाभी काठी में कै गो दृश्य है?
तो चाबी काठी एक नाटक ही इस बार के सिलेबस में, एक ही नाटक पढ़ना है। तो चाबी काठी नाटक जो है उसके रचवैया कौन है, इस नाटक के लिखवैया कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी है। कौन है, श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, और यह पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो 2006 में। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रश्न पढ़े ना, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा लेजी बना के नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए आप खोटा नाटक पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपको प्रश्न मिला तो तुरंत अपने दिमाग में जोर देना है, भाई जब मैं खोटा नाटक पढ़ रहा हूँ तो वो ये भी जान लूँ इसका लेखक कौन है, कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ, कितने दृश्य थे, कितने पात्र थे। हर बार इसे आप रिपीट कीजिए, तब जाके चीजें आपके दिमाग में सेट रहेगा और अब एग्जाम में आप अच्छे से उसे डिलीवर करके आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, चाबी काठी में कै गो दृश्य फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, इसमें 20 दृश्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत टाए झारखंडे के कौन पौरविक उल्लेख आयल है। तो बहुत अच्छा से इस पोएम को मैं पढ़ाया हूँ। इस पोएम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मुझे भी गुरु ज्ञान लेना पड़ा था। मैं अपनी मम्मी से बात किया पूरा डिटेल में, इसमें इतने अच्छे झारखंड के कल्चर को बताया गया, सारे पर्व को बारे में बताया गया है। तो माँ मेरी गांव में रहती है, तो उन्हें इन सब के बारे में पूरा डिटेल आइडिया है। तो मैं इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा अपनी माँ से गुरु ज्ञान लिया था, फिर आपको पढ़ाया था। और आप सबों ने, मुझे लगता है 10-15 हज़ार से ऊपर ही बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। और इनका जो सुकुमार जी का गीत है वह भी मैं शॉर्ट के रूप में अपलोड किया था, उसे भी 20K बच्चों ने देखा है। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे और आप गलत कर लेंगे, गलत करके आएंगे, तो थोड़ा मेरे मेहनत का भी तौहीन होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये सब है ना। इस गीत में बावड़ी पर्व का भी जिक्र हुआ है, सोहराय का भी जिक्र हुआ है, टूसू का भी जिक्र हुआ है, और एक और पर्व का जिक्र हुआ है। कौन सा पर्व का, करम का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको सही आंसर क्या करना है, सब है। ठीक है, आई होप कि आप इसका आंसर याद रखेंगे और एग्जाम में पूछेगा तो करके भी आएंगे। अब मेरे जो नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मैं साझा कर दूँ। सबसे पहले तो आप जो इस गीत के लेखक हैं सुकुमार, जिनका उपनाम कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए राजस्व कर्मचारी 2019 में भी पूछा है। तो इनका पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स, सुरेश कुमार विश्वकर्मा था। और इनका साहित्यिक नाम सुकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। और ये वर्सेटाइल हैं, मीन्स कि ये गीतकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। इनका नाटक जो डा है वो मतलब वन ऑफ द खोटा के ग्रेट वर्क में जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म तिथि आप जान लीजिए 2 नवंबर 1956। बहुत बुक में 58 भी मिलेगा, लेकिन 56 सही है, इसे ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान कहाँ है, तो भेंड्रा बोकारो, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचना कौन है फ्रेंड्स, डाह नाटक, यह प्रीवियस ईयर में पूछा है। पैन सुखा खोटा गीत संग्रह, इसके भी रचवैया कौन है, तो सुकुमार जी हैं। बाकी मांदर आप सभी जानते हैं मांदर क्या है। तो मांदर झारखंड का एक प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है, और मुझे नहीं लगता ये इस चीज़ से आप रूबरू नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न पूछ रहा है, गीदर के बहुवचन कौन ला गए। तो गीदर मतलब क्या होता है, बच्चा ना। तो गीदर का बहुवचन क्या हो जाएगा, गीदर गुला, गीदर वैन और गीदर गुलेन और सोबे। तो इसका सही आंसर क्या है, तीनों। अगर आप ए.के. झा सर के जो खोटा ग्रामर का किताब है उसे पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपसे पूछे एग्जाम में, कई बार यह भी पूछा जाता है वचन के कितने भेद हैं खोटा में, तो कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8वां फ्रेंड्स, एहे लूरी तोर बप्पा, हाँ ठीक है, प्योर खोटा। एहे लूरी तोर बप्पा ढोकसा आधे दिन टिंगर लो। ठीक है, मतलब एहे लूरी तोर बप्पा ढोकसा आधे दिन टिंगर लो, ऊपर लिखल वाक्य टा कौन लोक कथा के ला गए। पूछ रहा है कि ये जो वाक्य है वह किस लोक कथा का है। जनरली जो वाक्य पूछेगा ना वो हाईलाइटेड वाक्य होगा, वही आपसे पूछेगा। और अभी ये इसका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का यह प्रश्न है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोक कथाएं उनके बीच के भी लाइन्स आपको पूछा जा सकता है, पोएम के भी बीच के भी लाइन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नगर पालिका में इजी प्रश्न पूछा था, लेकिन ये जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी था वहां पे मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, मीडियम क्वेश्चन था। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर बार क्वेश्चन आसान पूछेगा, तो हम लोग आसान और टफ दोनों प्रश्नों को करते चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है। आई होप कि अब तक आप आंसर दे चुके होंगे। इसका सही आंसर है धनिक दधैनी। ये वाक्य कब होता है, सबसे पहले तो आप जानिए कि खोटा लोक कथा धनिक दधैनी का यह लाइन है, और यह लाइन तब होता है जब चमटू की माँ जब उसे रुपा देती है और कहती है कि जाके बाजार से
बाजार जाके कुछ बिजनेस करो। लेकिन वह क्या करता है चमटू, जाके एक बंदर खरीद के ले आता है। अब बंदर खरीद के लेके आता है तो उसकी माँ पूरा गुस्सा आ जाती है, अरे भाई बंदर से क्या करोगे, बंदर से क्या कमाओगे तुम। तो उस समय वो बोलती है कि यह लुरी तुर बप्पा ढोकसा आधे दिन टिंगर लो, मतलब कि तुम भी अपने बाप के जैसे हो। उसका बाप जो था थोड़ा सा काम उम नहीं करता हुआ, कुड़िया हो रहा होगा, इसलिए उसकी माँ उससे यह बोलती है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। कविता और कवि के गलत जोड़ा के मिलान करा। गलत जोड़ा का मिलान करना है ना, क्या करना है, गलत जोड़ा का मिलान करना है। कई बार ये इस प्रश्न में बहुत लोग मिस करते हैं, सही जोड़ा गलत जोड़ा नहीं देखते हैं, जोड़ा का मिलान करा और एग्जैक्ट नजर जो है ना हमारा उसी पे जाता है जो हमको याद होता है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, हमनी सब एक, डॉक्टर अरविंद कुमार, तबे हम कवि नाए, तो इसके लेखक तबे हम कवि नाए क्या है, बहुत अच्छा एक हमारे सिलेबस का बहुत अच्छा एक कविता है। आगे है देशेक जुबान, विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, और हमर भारत महान अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये तीनों सही है। और हमनी सब एक, जो एक पथिया डोंगल मगवा, मैं पहले ही प्रश्न बताया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अरविंद कुमार नहीं है, इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है। अब आप बताइए कि डॉक्टर अरविंद कुमार का कौन सा कृति आपको सिलेबस में पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर अरविंद कुमार का कौन सा कृति आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ऐसा, इसी तरह से चीजों को को रिलेट करना है। अब हमनी सब एक का जिक्र आया तो थोड़ा सा मैं हमनी सब एक के बारे में बता देता हूं। हमनी सब एक के रचवैया कौन है, तो कौन है, श्रीनिवास पानुरी जी हैं। ठीक है। तो चलिए इसको तो यहाँ थोड़ा सा नहीं, इसमें हम आगे एक और प्रश्न में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जिक्र आएगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पढ़ाई नुकसान नहीं है। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, और इसी 25 दिसंबर को खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1986 को। इनका जन्म स्थान क्या है, अभी मैं बताया था, बरवाडा कल्याणपुर धनबाद। इनकी माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, और पत्नी का नाम था मूर्ति देवी, और इन्हें खोटा का भीष्म पितामह और खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है। बोरवा अड्डक अखय बोर एक संस्मरण है जो कि शांति भारत के द्वारा लिखा गया है, और ये इसलिए मैं शामिल किया कि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मे भी यहाँ से, क्योंकि लेखक के बारे में पढ़ना, आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है। अगर उस लेखक का कोई भी कृति आपको सिलेबस में पढ़ना है तो ये सिलेबस के अंदर कहा जाएगा। ठीक है। तो बोरवा अड्डक अखय बोर एक संस्मरण है, और उसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत के द्वारा। इसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और यहाँ पे भी बहुत से बच्चे इस वीडियो को देखे हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। फिर से लाइन है, प्रेमे प्यासल मानुष प्रेमे पहले गैल जाए, मतलब जिसको कभी प्रेम ना मिला हो और अचानक प्रेम मिलता है तो वो डूब जाता है। ठीक है। ऐसे आप अपने दोस्त यार में भी देखते होंगे ना, जो कभी प्रेम में नहीं पड़ा और अचानक प्रेम में पड़ जाता है तो वो फिर सारे दोस्तों को भूल जाता है, नजर ही नहीं आता है। तो वही यहाँ पे लाइन है एक, इसे आप ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेमे प्यासल मानुष प्रेमे पहले गल जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो लाइन है 7 भाई 1 बहन जो लोक कथा है उससे लिया गया। कब लिया गया है, तो क्या होता है, जो इसमें जो सुगा रहती है उनकी जो 7 भाभियां रहती है, बार बार परीक्षा लेती है उसका, और हर बार उसे क्या होता है, बड़ा कठिन काम सौंपा जाता है, और बेचारी रोते गाते किसी तरह से वो काम जो प्राकृतिक रूप से उसको सहयोग मिलता है, मेढकों से, जंगल से, सांप से, उससे पूरा कर लेती है। लेकिन जब ये सारा चीज़ वो सफल हो जाती है और सब उनके सारे परीक्षा में वो सफल हो जाती है, तब जाकर उनकी सारी भाभियां उनको खाने पीने के लिए हर बार दे देती हैं। तो सोचती करी भाई ये कैसे ये सारा काम कर ले रही है, और यह सोचने में उन लोग कुछ दिन का रेस्ट दे देती है, उससे कोई काम उसको कोई टास्क नहीं देती है। लेकिन एक दिन अचानक बोलती कि चलो जंगल, कुछ वहाँ जंगल चलने को बोलती है, और अच्छे उद्देश्य से। ठीक है। तो जब जंगल चलने बोलती है तो ये जो थी वो उसको बहुत दिन बीत गया था, तो डुमेर या कुछ चुनने के लिए वो शायद उसको ले जाती है, किसको, सुगा को। तो जब वो चलाती है तो सुगा इस बार ये नहीं सोचती कि भाई फिर से इन लोग कुछ कांड करेगी, ऐसा नहीं सोचती। और वो क्या, ये लाइन वहाँ पे चरितार्थ होता है कि जब उन्हें वो उनकी भाभियाँ अप्रोच करती है तो चुपचाप खुशी खुशी चली जाती है, क्योंकि उसके जो भाई थे उसे बहुत लाड़ प्यार से पाले थे, और उन्हें सुगा को लगा कि भाई अब मेरी भाभियाँ जो है इतना सितम कर ली तो अब वो सुधर गई होंगी। तो जब वो जंगल ले जाती है उसी समय यह लाइन लिखा हुआ है, और जब मैं पढ़ाया था 7 भाई 1 बहन, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रखा हूँ, तो वहाँ पे इस लाइन को ना मैं 2-3 बार रिपीट किया था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह के जो अच्छे लाइन है, वैसे आप 2-3 बार अगर खोटा कथा, लोक कथा वगैरह पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई लाइन अगर पूछे तो आप उसे मिस कर जाएंगे। ठीक है। तो उसे थोड़ा गौर से पढ़ना, और ऐसे प्रश्न पूछे तो भाई छोड़ना नहीं है, मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। ठीक है। चलिए देखिए 7 भाई 1 बहन जो मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया हूँ, वह उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ शामिल कर दिया। सबसे पहले तो यह जो
और 7 भाई 1 बहन है, मतलब जितनी भी लोक कथाएं हैं वह कहाँ से, कौन से पुस्तक में संकलित है? तो एक पुस्तक है खोटा लोक साहित्य, उसमें संकलित है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि जो खोटा के लोक कथाएं वो सब जो है सिलेबस में पढ़ने हैं वो किस पुस्तक में संकलित है? तो खोटा लोक साहित्य। और खोटा लोक साहित्य पुस्तक के प्रकाशक कौन है फ्रेंड्स? तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची। ठीक है, और खोटा लोक साहित्य पुस्तक के प्रधान संपादक कौन है? तो ए.के. झा। ठीक है, और इसका प्रथम संस्करण कब आया था फ्रेंड्स? तो 2012 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। दूसरी बड़ी बात, ये जो लोक कथा है, लोक कथा के जनरली लिखवैया नहीं होते हैं। लोक कथा जो होता है फ्रेंड्स वह समाज की संपत्ति होती है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब आप अपनी दादी से सुने, और जब आप मान लीजिए लड़का है तो भविष्य में दादा बनेंगे और लड़की है तो भविष्य में दादी बनेंगे, तो आप अपने जो पोते होंगे उन्हें सुनाएंगे। तो इस तरह से जो लोक कथा होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहता है। लेकिन कुछ लोग उसे क्या किए, ये जो कुछ लेखक हैं वो उसे संकलन कर दिए, मतलब कि समाज में जो लोक कथा फैला हुआ है जो लोग सुने उसे क्या किए, लिख दिए। तो वो क्या कहलाते हैं? संकलन कर्ता कहलाते हैं। मतलब अगर कोई पूछे खोटा लोक कथा लेखक बोले तो ये सही वर्ड नहीं होगा। खोटा लोक कथा के क्या होंगे? संकलन करता होंगे। ठीक है, तो ये जो 7 भाई 1 बहन है उसके संकलन करता कौन है? शांति भारत। यह ध्यान रखिए, शांति भारत को भारत उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब था फ्रेंड्स? तो 6 अप्रैल 1965। और कहाँ हुआ था? तो चौफान बोकारो में। इनकी माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। पिता का नाम था फ्रेंड्स कुजू महतो। और इनका शिक्षा क्या था? तो बी और एमए क्या आते थे? विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से ये किए थे। इनकी कृति का बात करें तो लवतन डहर और बेलंदरी लोकगीत और बरवा डक अखय बोर, ये सब इनके प्रमुख ये कृति हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में भी पूछी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, फूल कर परब सरुल के खड़िया भाषाएं की कहल जाए। तो आप अगर झारखंड जीके भी पढ़ेंगे तो सरुल को क्या है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जो खोटा निबंध जो पढ़ना है सिलेबस में, आपको खोटा निबंध पुस्तक से 2 निबंध पढ़ने हैं, जिसमें से एक है फूल कर परब सरुल और तकर ऊपर प्रासंगिकता। तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि खड़िया भाषाएं में सरुल को क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है बाहा, बा और खद्दी, और चौथा है डी जाड़कोर। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे निबंध को, निबंध तो पढ़ना चाहिए, वो निबंध में तो बहुत जीएस का पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाड़कोर। मतलब सरहुल के जो फूल का पर्व सरहुल है उसको खड़िया भाषा क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो जाड़कोर कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिए, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं 12वां प्रश्न। अकनी ढकनी पुरैन पात राजा घर एक बेल पात काली गैया हकदल आवे, हकदल मतलब समझ रहे हो, जल्दी जल्दी भूखे, तकर दूधवा के खाए हमर नुनू नुनी खाए। ठीक है, तो थोड़ा सा भावार्थ समझना है। जनरली नूनू और नूनी मतलब क्या आते हैं? बच्चे और बच्चियां। तो जब बच्चे का जिक्र आया तो ऑब्वियसली यह क्या होगा? बाल गीत होगा ना। तो अगर आप गौर से भी इसे पढ़ेंगे तो भी आंसर कर ले लेंगे। और अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो मुझे लगता है ये तो आप सुने होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यह एक बाल गीत है। ठीक है, गीत से भी खूब टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके जो बुक्स रिकमेंड किए गए हैं उन बुक्स के जो गीत हैं अगर आप प्रॉपरली उन्हें देख लेंगे तो गीत में भी आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, और दूसरी कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली एलिमिनेट करके सही आंसर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, गीत जितने भी गीत हैं, अब विवाह गीत ले लें, श्रम गीत ले लें, बाल गीत ले लें, सारे गीत को ना अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको, अगर छठियारी गीत है तो बच्चा और छठियारी इस तरह के जिक्र आपको मिल जाएंगे। मतलब एक बार अगर सरसरी नजर से आप देखें तो आप गलत आंसर एग्जाम में नहीं करेंगे, इतना मतलब मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न है खोटा साहित्य के कौन विद्वान धरा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक हथ। तो अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो इसका आंसर तो फटाक से आप कर सकते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर बी एन ओदार, दिनेश दिनमणि, डॉक्टर अजीत कुमार झा और विनोद कुमार। तो ठीक है, मैं इस डॉक्टर अजीत कुमार झा जो ए.के. झा हैं उनका जीवनी पढ़ाया हूँ, श्रीनिवास पानूरी और विश्वनाथ दसौंधी राज, डॉक्टर ए.के. झा, इन सब का जीवनी डिटेल में पढ़ाया हूँ। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं बताया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता ये सब आंसर आप चुटकी में कर लेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? धरा गगन सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो डॉक्टर अजीत कुमार झा। और ये इनके जो कविताएं होते थे फ्रेंड्स वो थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखे जाते थे, और इसलिए इन्हें झारपात से भी जाना जाता है और वेदर वाइज के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं लिख दे रहा हूं, झारपात
झारपात के नाम से और वेदरवाइज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर ए.के. झा। और ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ए.के. झा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। कई पुस्तकों में आपको 2/2/1942 मतलब 2 फरवरी 1942 भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? ये। अब मैं यह कैसे कह रहा हूं? यह मैं संदर्भ से कह रहा हूं। झारखंड ईसाई 2017 और पंचायत सचिव 2018 एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और वहां पे जेएसएससी ने यह आंसर दिया। इसके अलावे खोटा का 9th की पुस्तक 2 डायर परास फूल और 10th की पुस्तक 2 डायर परासिन लिखा गया, तो सॉरी 2 डायर जिरहुल फूल 10th की पुस्तक है। और खोटा गैद पैद संग्रह जो पुस्तक है, ये भरोसेमंद किताबें हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट स्कूल में चलता है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किताबें। इनमें जो है ए.के. झा सर का जो डेट ऑफ बर्थ है वह क्या मेंशन है फ्रेंड्स? तो ये 20 जून 1939, तो आपको यह याद रखना है। जन्म स्थान इनका चंडीपुर बोकारो। माता का नाम कुसुमबाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और पत्नी का नाम भानुमति कुमारी, और उपनाम इन्हें झारपात, वेदरवाइज और मौसम विज्ञानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आई होप कि आपको यह ध्यान में आए। आज इकाई खोटा का ही स्क्रीनशॉट है, इसलिए ये भावार्थ हैं, तो इन्हें देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐप पे मिल जाएंगे। इन नोट्स का, अगर आप इन नोट्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप पे ये नोट्स मिल जाएंगे। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, फिर से क्या है? गीत तो नहीं है, या क्या है? पोएम के कुछ लाइन्स है। क्या है? मांगे लगला कते डरेक ने डहरेक भूत, भूतेक तो भेल अंधारे मीत, पर भूतवेन एक दिन धरल तीन, और तितकी यहाँ तितकी होगा, तितकी परवे छोड़ल थीन। थोड़ा सा गौर फिर से पढ़ते हैं। मांगे लगला कते डहरेक भूत, भूतेक तो भेल अंधारे मीत, पर भूतवेन एक दिन धरल तीन, और तितकी धरवे छोड़ल थीन। और इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ समझने के लिए आपको खोटा का वन ऑफ द टफेस्ट पोएम आज इकाई खोटा, यह आपको पूरा पढ़ना होगा। आज इकाई खोटा को मैं डिटेल से पढ़ाया हूं और यह अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। थोड़ा सा मुझे भी बहुत परिश्रम करना पड़ा इस पोएम को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस पोएम को पढ़ाने के लिए आपको खोटा का पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से यह कविता के फॉर्म में खोटा का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे खोटा के विकास में किनका किस प्रकार से योगदान रहा, उसे ए.के. झा सर ने बताने का प्रयास किया है। उसी क्रम में, पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, उसी क्रम में विश्वनाथ दसौंधी राज जी का क्या योगदान था खोटा के विकास में, उसको लेकर एक कुछ लाइनें आपको पोएम में दिखने को मिलेगा। उसी में से ये लाइनें ली गई है, अगर आप गौर से पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे। तो जो विश्वनाथ दसौंधी राज थे फ्रेंड्स, वो उनका जो जीविका का साधन था वह झाड़ फूक था, वो झाड़ फूक करते थे। लेकिन 1977 में, कब? 1977 में कहाँ? धनबाद से प्रकाशित होता था तितकी पत्रिका। तो तितकी पत्रिका प्रकाशित होने से क्या हुआ कि समाज में जो अंधविश्वास फैले थे वह सब दूर हो रहे थे, और बहुत अच्छा खोटा के विकास में तितकी पत्रिका का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभ रहा था। लेकिन चूंकि विश्वनाथ दसौंधी राज झाड़ फूक का काम करते थे, और झाड़ फूक जो होता है वह क्या? अंधविश्वास से चलता है ना। झाड़ फूक क्या? अंधविश्वास ही तो है। तो अब एक तरफ वो झाड़ फूक का काम करते थे, दूसरी तरफ वह तितकी पत्रिका के माध्यम से समाज से जो अंधविश्वास था उसे मिटाने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय क्या था, खोटा का उतना मतलब, खोटा अगर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी किताब लिख रहे हैं, तो उससे आपके जीविका चलाने भर आपको पैसे तो नहीं मिलते थे। तो कुछ दिन जब पत्रिका चला, 1977 में प्रारंभ हुआ, उसके बाद पत्रिका चला, बाद में जाके क्या हुआ कि इनका जो विश्वनाथ दसौंधी राज का जो जीविका था तितकी पत्रिका के चक्कर में, वह जीविका का साधन गड़बड़ाने लगा। तो फिर बाद में क्या हुआ, कुछ दिन बाद यह पत्रिका छपना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ दसौंधी राज का जीविका साधन जो झाड़ फूक था वह छूट रहा था। तो वैसे में यह दोबारा उस कार्य में लग गए और तितकी पत्रिका छपना बंद हो गया। तो वही कह रहे हैं कि मांगे लगला कते डरेक भूत, भूतेक तो भेल अंधारे स्मित। भूत को क्या होता है? अंधेरा से प्रेम होता है। ए पर भूतवेन एक दिन धरल थीन, और तितकी बरवे छोड़ल थीन। और वह जो अंधविश्वास था, मतलब झाड़ फूक का काम था, वह दोबारा धरा, और ये जो तितकी पत्रिका थे उसे छपना, ये पत्रिका बंद हुआ था। बाद में 1983 में ए.के. झा सर उसे दोबारा किसके? तितकी पत्रिका का दोबारा प्रकाशन करने लगे। और कहां से? तो इस बार बोकारो से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं आज का 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सही जोड़ा के मिलान करा।
हाँ ठीक है, सही जोड़ा का मिलान करा। ठीक है, आई होप आप देखिए प्रश्न को और सही आंसर कीजिए। डॉक्टर बी एन ओहदार, गीतांजलि। तो गीतांजलि तो क्या बोला है कि सही जोड़ा का मिलान करा। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन इसमें गलत है। चलिए, जहां से आपको समझ में आता है वहीं से शुरू किया कीजिए। ठीक है, महेश गुलवार, तो जिंदगी टो तो महेश गुलवार का नहीं है। यह खोटा साहित्य का पहला उपन्यास है जिंदगी टो, और किसके द्वारा लिखा गया? चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा, यह ध्यान रखिए। दूसरा है डॉक्टर अजीत कुमार झा, तो अजगर नाटक है वो फ्रेंड्स, वो पिछले बार सिलेबस में था। और अजगर नाटक किनके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया। तो ये गलत, ये गलत। अब दिख रहा है शिवनाथ परमाणिक जी का दामोदर कुराएं, तो आप सभी दामोदर कुराएं पढ़े होंगे। और यह बहुत ही मतलब क्या कहें, मतलब झारखंड का एक बहुत ही खोटा का एक बहुत बड़ा कृति है दामोदर कुराएं। आप पढ़ेंगे इसे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ झारखंड की संस्कृति, सभ्यता, यह सब किस तरह से बाहर के लोग आके ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पे मतलब ओवरऑल ये क्या खंड का भी है ना सामुद्रिक कुराएं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। और डॉक्टर बी एन ओहदार, गीतांजलि, गीतांजलि के, चलिए गीतांजलि का शायद खोटा में अनुवाद हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अनुवाद किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, कुछ टास्क आप भी कीजिए। बहुत से बच्चे होंगे जो उम्मीद करते हैं कि आप महारथी हासिल कर रखे होंगे और आप रिजल्ट लाएंगे और हमें भी बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि इस जो स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम पे खोटा का चैनल है, जहाँ पे देखिए 7,000 7,500 प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और रेगुलर यहाँ पे क्या होते हैं, खोटा के क्विजेज होता है। ये पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ पे क्विज कराया जा रहा है। तो अगर आप इस क्विज का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और झारखंड जीके के लिए 11,000 प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो झारखंड जीके का भी जो टेलीग्राम चैनल है वह भी उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप जरूर इन चैनल से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे रेगुलर हर दिन क्विजेज होते हैं, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि जय जवान जय किसान कविता टा भारतीय के कौन प्रधानमंत्री के नारा से प्रभावित है? तो जय जवान और जय किसान का नारा कौन दिए थे? भाई जीके पढ़ते होंगे तो आप इसका इजीली आंसर कर पा रहे होंगे ना। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी। साथ ही जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, ये 2 चीज जानिए। अब जय जवान और जय किसान, इस कविता के लिखवैया कौन है? तो इस कविता के लिखवैया है फ्रेंड्स महेश गोलवार। यहां पे एक बच्चे में देखता हूं कंफ्यूज होते हैं। आपको एक और कविता है देसिक जुआन, देसिक जुआन। तो अगर आप गौर से नहीं पढ़ेंगे इन दोनों को, जय जवान जय किसान और देसिक जुआन, तो इनके लेखक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए देसिक जुआन के लेखक कौन है? विनोद कुमार है, विनोद कुमार। ठीक है, तो बार बार रिवीजन ही इसका सॉल्यूशन है कि इन चीजों में जो डिफरेंशिएट है वह आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले देखिए जय जवान जय किसान, ये जो सारे गीत हैं, सारी कविताएं हैं, वो सब चीजें मैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा हूँ, और हैंड रिटन नोट्स के साथ हैंड रिटन नोट्स भी मैं शेयर किया हूँ। तो आप उसका ही एक स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ। जय जवान जय किसान के लेखक कौन है? तो श्री महेश गोलवार। और यह प्रश्न पूछा है, लेखक डायरेक्ट पूछा है कि भाई जय जवान जय किसान के लेखक कौन है? महेश गोलवार, पंचायत सचिव 2017-18। ठीक है, और महेश गोलवार का ये मूल रूप से कवि थे और इनका पूरा नाम क्या था? महेश चंद्र पोद्दार था, गोलवार इनका उपनाम है। ठीक है, जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स इनका? 1 फरवरी 1911 को, या पंचायत सचिव में पूछा भी है। इनका जन्म ठाव कहाँ था? तो गोला रामगढ़, जो कि पहले क्या था? रामगढ़ पहले कहाँ था? हजारीबाग में था, अब रामगढ़ जिला बन गया। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था फ्रेंड्स? 3 अगस्त 1996 को। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। श्रीनिवास पानोरी के जन्म कौन ईस्वी भेल रहे? ठीक है, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर इसका आंसर कोई बच्चा नहीं जान रहा है, समझिए उसका तैयारी 0 लेवल पे। इसका आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर को इनका जो जन्मदिन है उसे ही हम लोग क्या खोटा दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इसका जन्मदिन क्या? ऑप्शन देख लीजिए, 25 नवंबर 1920, 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1920 और 25 सितंबर 1920। तो ऐसे नजदीक वाले ऑप्शन देख के गड़बड़ाना नहीं है। इसका सही आंसर करना है क्या फ्रेंड्स? तो 25 दिसंबर 1920। अगर आपसे प्रश्न जन्म के जगह पे मृत्यु पूछ ले तो इनका मृत्यु भी कब हुआ था वही याद रखिए, 7 अक्टूबर 1986 को इनका देहांत हुआ था। ये हम सबों के बीच से चले गए, लेकिन इनकी कृतियां आज भी हमें
बहुत कुछ सिखाती हैं और सिखाती तो हैं। आप इनकी कृतियां देखेंगे तो झारखंड की जो उस समय दुर्दशा थी उसे दिखाया गया। बाकी अभी पहले प्रश्न में हम इनके बारे में डिटेल में जान रखे थे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ दोबारा जानने की ज़रूरत है। बस यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वह मैं बता देता हूँ। वह मैं यह बता देता हूँ कि खोटा का भीष्म पितामह, कई बार पूछता है किसने यह उपाधि दिया था, तो विश्वनाथ दशरथी राज जी ने दिया था। खोटा का वाल्मीकि इन्हें किनके द्वारा उपाधि दिया गया था, तो किनके द्वारा, पंडित रामदयाल पांडे द्वारा। ये दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। खोटाक टैगोर इनको किन्होंने कहा था, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने कहा था। खोटाक नागार्जुन विकल शास्त्री द्वारा कहा गया था। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनको खोटा पत्रिका के जनक के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा जो है 2017 में पूछा भी गया है। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, ठीक है। चीज़ें हो सकता है कई चीज़ें मुझे भी ध्यान में ना हो, लेकिन वैसे कंडीशन में आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं अपने स्तर से चीज़ों को खोज के आप तक डिलीवर उसे कर सकता हूँ, ठीक है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए, मैं चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न है, कांसी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोवाई रे भादर चलल सिराई, तैयो मोर भैया मेरे भैया नाही आयल रे भादर चलल सिराई। मतलब भादों का महीना बीत रहा है और जो एक अगर आप इसे गौर से देखेंगे, देखिए जिक्र क्या आया है कि तैयो मोर भैया, तो कौन सा कर्म क्या है, भाई बहन का पर्व है। और यहाँ पे एक बहन उम्मीद लगाई हुई कि मेरा भाई, कर्म पर्व में क्या होता है कि अगर बहनें ससुराल में रहती है तब भी भाई उन्हें लाने जाता है और वह वहां से आती हैं और अपने मायके में कर्म पूजा करती हैं अपने भाइयों के लिए। तो जो बहनें होती है वो उम्मीद में रहती है कि मेरा भाई कब लेने आए। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि कांसी का फूल झरी गेल, मतलब कांसी का फूल खिलता है तभी कर्म पर्व में कांसी फूल चढ़ता है ना, कांसी फूल का महत्व है। तो कांसी, ये बोल रही है बहन कांसी फूल झरी गेल, मतलब कांसी का फूल झड़ गया। आशा मोर टूटी गेल, मेरा आशा जो है भाई के आने का वह टूट गया। कांदी कांदी छतिया धोवाई, कांते कांते इतना है कि छाती धोवा गया। रे भादर चलल सिराय, तो भादो माह कब बनाया जाता है, कर्म कब बनाया जाता है, तो भादो माह के कृष्ण पक्ष, कहीं कहीं इंजोरिया भी दिखेगा, कृष्ण पक्ष एकादशी को कर्म पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि भादो माह चलल सिराय तैयो मोर भैया नहीं आयल रे भादर चलल सिराय। पूछा यह गीत कैसा गीत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कर्म गीत है, ठीक है, कर्म पर्व का गीत है। चलिए गीत वाले में धौंसना नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई गीत नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा, ठीक है। चलिए पर आते हैं 19वां प्रश्न में और देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। पूछ रहा है वैसन समास जेकर पहला पद विशेषण रहे और दोसर पद विशेष्य रहे, तो कौन समास हवे है। मतलब समास से डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे समास के जो खोटा में समास के 6 भेद हैं, उन 6 भेद का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये आंसर कर सकते हैं। बाकी समास का एक डिटेल लेक्चर डिटेल्स में और कंसेप्ट के साथ मैं इसी मतलब आने वाले 2-3 दिनों के अंदर मैं अपडेट करूंगा यूट्यूब पे, तो वहां आप देख लीजिएगा और उससे आप जो समास वाला डॉट है वह उम्मीद करता हूं कि आपका खत्म हो जाएगा। जिस तरह से वाच्य को लेकर बच्चे परेशान थे, मैं पढ़ा दिया और अब सेट वगैरह में वाच्य क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते, ऐसे बच्चों का ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये वैसन समास जेकर पहला पद विशेषण रहे और दोसर पद विशेष से रहे, ओकरा क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो वह कहलाता है कर्मधारय समास, ठीक है। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 20वां, रामा कुदैत हतय, ठीक है, रामा कुदैत हतय। गौर से अगर सुनिएगा तो भी इसका आंसर कर पाइएगा। रामा कुदैत हतय, कब, अभी का ही बात हो रहा है, वर्तमान का ही बात हो रहा है। रामा कुदैत हतय, हतय मतलब क्या है, संदेह है, ठीक है, कूद रहा होगा या नहीं भी कूद रहा होगा। तो यह कह रहा है रामा कुदैत हतय, तो संदेह है। तो आपके पास ऑप्शन है संभव वर्तमान काल, सकाहा वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सकाहा, क्योंकि रामा कुदैत हतय संदेह है, तो क्या हो जाएगा, सकाहा हो जाएगा। बाकी काल को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, वीडियो अभी भी यूट्यूब में है और कुछ वीडियो जिन वीडियो का मैं जिक्र किया हूँ उन वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स यह जो खोटा का बुक है यह स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा तैयार किया गया, बहुत ही मेहनत से पूरी टीम के द्वारा यह बुक तैयार किया गया है। और पिछले बार जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ उसमें 90+ क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से तो 95 चला जाएगा, पर 90+ क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से इसी बुक से पूछा गया है। तो इसके 1000 कॉपी बाद में जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए प्रिंट किया गया है, मतलब लिमिटेड कॉपी अभी अवेलेबल है और हमने उसे सारे झारखंड के सारे बुक स्टोर पे अवेलेबल करवा रखा है। आप ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, 2 से 3-4 दिन में यह आप तक डिलीवर हो जाता है। तो आप अगर ऐप से ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8986772733 पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट किसी बुक स्टोर पे जाएंगे, किसी भी बुक स्टोर पे यह पुस्तक मिल जाएगा। तो आपकी काफ़ी सिंपल किताब है, आप 120 रुपीज़ के अराउंड या आपको इजीली किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग बुक स्टोर पे अलग प्राइस में भी हो सकते हैं, उसमें मेरे वीडियो देख के आप वहाँ पे जाके चैलेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो खोटा का महासागर के हैं, मॉक टेस्ट का समंदर में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य 6 to 8 महिला परीक्षिका परीक्षा 2023 के लिए 50 फुल लेंथ टेस्ट में अब तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 46वां टेस्ट अपडेट कर दिया गया। 46वां टेस्ट विशेष रूप से नगर पालिका और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा के हिसाब से बनाया गया है और छात्रों का रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छा रहा, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और इसके अलावा इन 50 मॉक के अलावा यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आज तक जितने भी खोटा एग्जाम हुए सब हैं। उसके अलावा टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, जेएसएससी सीजीएल के जितने भी टॉपिक हैं, एक एक लोक कथा, एक एक कविता, एक एक गीत, सबके सेक्शनल टेस्ट अपडेट हैं। और डॉट क्लियरेंस के लिए विद इन ऐप ग्रुप है, तो इन सब का बेनिफिट आप इस 15 मॉक टेस्ट से जुड़ के उठा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का 21वां प्रश्न, मेड़ और मानुष कौन भावे कविता लागे। तो ये भाव वाले कविता पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एक वीडियो में भाव वाला बना दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, कि सारे कविता और गीत के क्या भाव है, इस पर भी वीडियो बना दूंगा, तो परेशान नहीं होना। बाकी कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप रिकमेंड कर सकते हैं। पूछा है मेड़ और मानुष कौन भावे कविता लागे, ऑप्शन है छायावादी, रहस्यवादी, जनवादी और प्रयोगवादी। तो जब आप मेड़ और मानुष पढ़े होंगे तो मेड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ति, और मानुष का मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो इस कविता में बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो आज के लोग हैं वो मनुष्य से ज्यादा मूर्ति को तवज्जो दे रहे हैं, तो उन्हें लोगों को जागरूक करने टाइप का यह कविता है। तो अगर इसे बोले तो यह, अगर गौर से आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक जनवादी कविता है। जनवादी क्या होता है, तो जिससे आम जन का विकास के बारे में सोचा जाए, उसके बारे में लिखा जाए, वह जनवादी कहलाता है। छायावादी क्या कहलाता है, ये सब आप गूगल देखिए, जरूरी नहीं, कुछ नहीं मिलता गूगल कीजिए, आजकल तो गूगल के जमाना में भी आपको परेशानी हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा तो खोटा है समस्या, सब सर्च नहीं होता, लेकिन जितना होता है उसे पढ़ लेना चाहिए। छायावाद क्या होता है, जहाँ पे प्रेम भावना, प्रकृति से मनुष्यों का जुड़ाव, इन सब से रिलेटेड जो कविताएं होते हैं वह छायावादी कहलाते हैं। रहस्यवादी क्या कहलाते हैं, तो भाई इसमें खुद ही इसका डिफिनेशन है, जिसमें रहस्य छुपा हो, रहस्यमय कविताएं हो, उसे क्या कहते हैं, रहस्यवादी। प्रयोगवादी क्या है, तो यह प्रयोगवादी कविता वे होते हैं जहाँ पे नए प्रयोग को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनवादी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए मेड़ और मानुष का जिक्र आया, तो मैं यहाँ पे आपको यह, मैं भी क्या बोला कि पढ़ने का सही तरीका कि मैं कहीं भी मेड़ और मानुष सुना तो मेरे दिमाग में 2-3 बात आना चाहिए। पहला, भाई इसके कवि कौन है, यह कौन सा पुस्तक में छपा है, ये सब चीज़ आपके ध्यान में आने ही आने चाहिए, तब जाके आपका अच्छा तैयारी होगा। मेड़ का मतलब मैं जब हैंड रिटन नोट्स था वहाँ पे बताया था मूर्ति, मानुष का मतलब मनुष्य। इसके किनके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया। शिवनाथ परमानी कवि हैं, गीतकार हैं और निबंधकार हैं और नर्तक भी हैं। टीजीटी 2017 में यहाँ से प्रश्न भी पूछा है। नाम इनका तो मैं बता ही दिया, इनका उपनाम बहुत बार पूछा जाता है, मानिक उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो शिवनाथ परमानिक को। जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1949 को। कहाँ हुआ था, तो बैदमारा बोकारो में। इनकी माता का नाम क्या था, तिनकी देवी, और इनके पिता का नाम क्या था, तो मुरलीधर परमानिक। और टीजीटी 2017 में इनके पिता से प्रश्न भी पूछा गया। बाकी ये मेड़ और मानुष के कुछ भावार्थ थे, तो हैंड रिटन नोट्स में वो थे, तो ये उसे देखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। तो अभी इसके बारे में तो मैं डिटेल में चर्चा किया कि जब वो सुगा थी और उसकी जो भाभियाँ थी, उसके जो भाई थे, सातों भाई जो उसे बहुत प्रेम से पाले थे, वे बनीज करने मतलब बिजनेस करने बाहर चले जाते, तो उनकी जो सातों बीवियाँ थी, मतलब उनकी जो भाभियाँ थी, वो उस पर बहुत सितम कर रही थी। तो उसी क्रम में उनको फुटा हुआ घड़ा से पानी लाने बोलती है और सुगा जाती है तालाब के पास, और तालाब के पास फुटा हुआ घड़ा में पानी कैसे ले जाएगा भाई, और कंडीशन भी था कि ये भर के आना चाहिए घड़ा। तो वो जाती है, वहाँ रोते हुए गीत गाती है, और कौन गीत गाती है, यही गीत, सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे बेंग
सुगा कांदो मदद के लिए बैंक से आह्वान करती है। तो ऑब्वियसली यह कौन सा लोक कथा का लाइनें हैं, तो 7 भाई 1 बहन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। ये मैं पिछली बार जिक्र कर लिया था, तो इसको रहने देते हैं। 23वां प्रश्न, खोटा शिष्ट साहित्य के जनक केकरा कहल जाए। वेरी इजी प्रश्न। शिष्ट साहित्य क्या होता है? पहले क्या था, जब ये लेखक खोटा के लेखक जो अपनी कृतियां नहीं लिख रहे थे, उससे पहले क्या था, खोटा जो था ना वो लोक साहित्य में तो प्रचुर मात्रा में यहाँ लोक साहित्य थे। वही मैं भी बताया था दादा दादी से एक जनरेशन से। लोक साहित्य क्या होता है, समाज का संपत्ति होता है। लेकिन शिष्ट साहित्य उसके उल्टा है। शिष्ट साहित्य पे जो मतलब एक पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, उपन्यास लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, तो वह शिष्ट साहित्य कहलाती है। मतलब शॉर्ट में बोला जाए, जिसके लेखक का पता हो शिष्ट साहित्य, जिसके लेखक का पता नहीं हो वह क्या हो जाएगा, लोक साहित्य। तो शिष्ट साहित्य का शुरुआत कहाँ हुआ, तो पानुरी युग से हुआ। पानुरी जी जब से लेखन कार्य में आए तब से वो क्या हुआ, एक से एक मतलब धांसू कंटेंट डिलीवर करते चले गए। एक से एक कविता, एक से एक उपन्यास, एक से एक पत्रिका। ये सब जो लोग मतलब जो रिटेन चीज़ें थे वह कब से आने लगा, तो श्रीनिवास पानुरी के समय से। तो आपको अगर पूछे खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी। ऑब्वियसली आप आंसर करके आइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, आज नाय तो काइल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हो। तो ठीक है, बड़ा ही इसमें इसका बहुत ही डीप भावार्थ है। आज नहीं तो कैल हमर बात माने हो तो, गोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हो। तो पूछ रहा है एक केकर कथन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन जो है फ्रेंड्स वह श्रीनिवास पानुरी जी का है। चलिए यहाँ पे फिर मैं एक टास्क आपको देता हूँ, आप बताइए ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, पता है तो बताइए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। 25वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 1930 ईस्वी में हजारीबाग जिले भुवनेश्वर दत्त शर्मा। क्या पूछ रहा है, 1930 ईस्वी में हजारीबाग जिले भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के भेंट भारतीय कौन प्रसिद्ध साहित्यकार से भेल रहे। तो इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपसे पूछे जन्म कब हुआ था, तो 17 मार्च 1908 को लेखकों का जन्म पूछा जाता है, तो यह ध्यान रखिए। मृत्यु कब हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, तो 17 सितंबर 1984 को। याद रखना है तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, श्रीनिवास पानुरी जी से 2 साल पहले इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। बाकी मैं अभी बोला कि ये जब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी भेंट भारतीय कौन प्रसिद्ध साहित्यकार से किए थे, तो रामप्रीच बेनीपुरी से किए थे। यह थोड़ा सा मतलब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप जान रहे होंगे। और ये जेल में ही थे तब कैदी नामक कविता ये लिखे थे, कौन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो थे फ्रेंड्स वो गिरिडीह के रहने वाले थे, और ये उस समय जो राम नारायण सिंह थे हजारीबाग के पहले सांसद, उनके साथ रह के कांग्रेस पार्टी का ये काफ़ी प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। तो वहाँ पे जाके भाषण वगैरह देना, ये सब चीज़ें से ये जुड़े हुए थे। और बाद में उन्हें इसी राजनीतिक चीज़ों के वजह से जेल भी जाना पड़ा, और जेल गए थे उसी दौरान रामप्रीच बेनीपुरी से मिले थे, और उसी में क्या हुआ था कि ये कैदी पत्रिका भी लिखे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामप्रीच बेनीपुरी। ठीक है, तो यही थे आज के 25 प्रश्न। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ट्रेंड होता है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण क्या है। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण फेमस क्वेश्चन है। किताब के प्रकाशन है, लेखक तो आप जान ही रहे होंगे इसलिए मैं लेखक नहीं पूछा। इसके प्रकाशक कौन है, आपके पास ऑप्शन है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, खोटा भाषा अकादमी रामगढ़, और बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और केवल आंसर ए और बी नहीं लिखना। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण के रचवैया कौन है वह लिखिए। इसके प्रकाशक कौन है, पहली बार कब प्रकाशित हुआ, दूसरा बार कब प्रकाशित हुआ। जितना चीज़ें आप जानते हैं उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ आपको कितना पता है। बाकी कोई चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं तो चीज़ें और आपको कंठस्थ से हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। बाकी आपको किसी प्रकार का क्वेरी है एग्जाम को लेके, तैयारी को लेके, कहीं भी असमंजस महसूस हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम ये मेरा यूजर आईडी है कॉप रंजीत कुमार। आप इसे यूजर आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरी है वो टेक्स्ट कीजिए। थोड़ा सा टेक्स्ट करने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कई टाइम मैं अपने बिजी रहता हूँ अपने निजी कार्यों में, तो वैसे कंडीशन में मैं तुरंत आंसर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब फ्री होऊंगा आपके टेक्स्ट को देखूंगा और अपने स्तर से जो बेस्ट आंसर हो सकता है वह मैं जरूर करूंगा। तो आप मुझे जनरली मैं इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मतलब उचित होगा। ठीक है,
चलिए, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं अपने स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। बाकी संडे को जो मॉक टेस्ट आता है उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पिछले 24 तारीख को टेस्ट हुआ था जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों टेस्ट हुए थे और आप सबों ने पार्टिसिपेट किया था और यह टेस्ट काफ़ी अच्छा भी रहा था। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। बाकी मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, अगर यूनिक बनना है तो आपको यूनिक काम करने होंगे। आपको अगर 5 लाख में आने हैं 2000 में, तो उसी रेशियो में आपके अपने वर्क को भी आइडेंटिफाई करना होगा। थोड़ा सा नींद सेक्रीफाइस करने होंगे, ठंड का आनंद थोड़ा कम लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत किनसे करनी है, तो किताबों से करनी है। फिलहाल दिल किताब से लगाना है, तो जब किताब से दिल लगाएंगे ना तो भविष्य में अच्छे से दिल लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा दुनिया ना वो मतलब आपके पूरा दुनिया टैलेंट की दीवानी है। और टैलेंट मतलब कैसे दिखाया जाता है? टैलेंट भाई, आप एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे तो आपसे कोई पूछने जाएगा कैसे सिलेक्शन हुआ? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, मेहनत किया होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हुआ होगा। तो शांति से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट मतलब लोगों को प्रमाण दे। और उसके लिए क्या करना है? रात दिन ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ना है। और अगर पढ़ने में मन ना लगे तो एक बार अपने उन माँ बाप के बारे में सोचिए जो काफ़ी कठिन परिश्रम करके आपको ठीक ठाक शहरों में पढ़ा रहे हैं। अब जहाँ है जितना संसाधन है उसी में अपना बेस्ट दीजिए। और अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो यकीन मानिए आने वाला जीवन होगा वह खुशहाल होगा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद फील किया हूँ, प्रॉब्लम्स को भी और बाद में जो सॉल्यूशन हुए उसे भी इंजॉय करता हूँ, रिलीज करता हूँ। तो इन सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? ईच एंड एवरी सेकेंड जहाँ से जो ज्ञान मिल सके उसे लीजिए और बेस्ट तैयारी कीजिए ताकि आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा हार्टिएस्ट शुभकामना है कि आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, आपका तैयारी अच्छा हो। और बाकी हम इस वीडियो के साथ साथ मैं क्या बोला कि एक और वीडियो आएगा और मॉर्निंग में यह वीडियो आएगा और इवनिंग में मैं कोशिश करूंगा कि वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला वीडियो वह आए, वहाँ पे हम लोग क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।